सभी को नमस्कार। सभ्यताओं में चार सभ्यताओं का आपके साथ वादा किया था, तो गणेश्वर करवा दी मैंने, आहड़, बेराट, और आप सबने उसको बहुत बढ़िया तरीके से लाइक किया, अच्छे-अच्छे कमेंट किए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे-अच्छे कमेंट आपके आने चाहिए। तो आज कालीबंगा सभ्यता में मैटर बहुत सारा है लिखा हुआ। कोशिश करते हैं फिर भी याद करने की। क्लास के अंदर 25-30 मिनट लगेंगे। आराम से बैठे रहो, बार बार चीजों को दोहराओ। पेपर में पक्के क्वेश्चन छपेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। ठीक है, तो करें शुरू काम लेके बजरंग बली का नाम। कालीबंगा सभ्यता है कहां पर? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। पूछने वाले ने यह भी पूछ लिया कि जिला मुख्यालय की कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यह घगर नदी, घगर, सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोत्तर, क्योंकि अपने घगर याद करें, कल को वो घगर नदी नाली दे दे, है ना, तो बात एक ही है, क्योंकि घगर के उपनाम है। घगर को सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोत्तर के उपनाम से जाना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, घगर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा को सिंधु सरस्वती का प्रमुख केंद्र भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती का प्रमुख केंद्र कहते हैं। वीएस वाकणकर के अनुसार कालीबंगा व घगर हकरा क्षेत्र में बसे सभ्यता स्थल को सरस्वती द्वस्वती नदी घाटी सभ्यता कहा जाए। एक क्वेश्चन आया था कि सरस्वती द्वस्वती नदी घाटी की सभ्यता किसको बोलेंगे? तो कालीबंगा। कालीबंगा को सरस्वती द्वस्वती नदी घाटी कहा जाए, ये किसने कहा? वी एस वाकणकर ने कहा। वी एस वाकणकर। तो इधर भी घगर है, सरस्वती है, इधर भी सरस्वती द्वस्वती है। ये ब्लैक बुक है जो मार्केट में 1 तारीख से आ जाएगी। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कहते ना कि तीसरी बात करता है तू, तो ये तीसरी बात किसने की थी? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में तीसरा बड़ा नगर है। तो याद होगी नहीं बात ये भी, कि जिसने तीसरी कही उसी आधार पर अंदाजा लगा लो कि ये भारत में तीसरा स्थान है। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में कौन सा मतलब बड़ा नगर है? तो कहिए तीसरा सबसे बड़ा नगर है। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे आहड़ में पढ़ा था कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, और ये नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा के टीले के बारे में सबसे पहले एलपी टेस्टोरी ने बताया। आप कहोगे इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना ढंग से, तो आप कहोगे अमलानंद घोष ने बताया। तो जब आपसे ये पूछे कि कालीबंगा टीले के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो टीले के बारे में एलपी टेस्टोरी ने बताया। खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब कोशिश करते हैं वापिस। बताओ, कालीबंगा, कजी कालीबंगा हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में घगर नदी के किनारे पर सिंधु सरस्वती का प्रमुख केंद्र मानते हैं। और वी एस वाकणकर के अनुसार कालीबंगा व घगर कह सकते हैं कि बसे सभ्यता स्थल को सरस्वती द्वस्वती नदी घाटी कहा जाए। फिर इसके बाद में कि दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। भारत में ये तीसरा सबसे बड़ा नगर है या बड़ा सभ्यता स्थल है। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और टिल्ले के बारे में एलपी टेस्टोरी ने बताया। अब बात करते हैं खोज। इसकी सबसे पहले खोज की थी अमलानंद घोष ने। विस्तार से उत्खनन 61 से 69 के बीच में बीबीलाल और बीके थापर ने किया था। 9 चरणों में हुई थी इसके उत्खनन। विस्तार से उत्खनन कजी बीबीलाल बीके थापर 61 से 69। सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष 53 में। अमलानंद घोष 53 में। खोज 53 में अमलानंद घोष ने की, बताया एलपी टेस्टोरी ने था। बात को ध्यान में रखना। भारत का ये सिंधु सभ्यता का तीसरा बड़ा नगर है भारत में, और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब बात करते हैं एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने भी उत्खनन किया था। कालीबंगा में उत्खनन भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली ने किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली ने। टिल्ले के बारे में एलपी टेस्टोरी ने बताया था। एक बात है बस, वो उतना याद रख लो। टिल्ले के बारे में एलपी टेस्टोरी ने बताया।
फिर इसके बाद में की खोज 1953 में किसने की? 1952 में किसने की? अमलानंद घोष ने की। विस्तार से उत्खनन 61 से 69 में बीबीलाल बीके थापर। कालीबंगा में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा हुआ? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के द्वारा हुआ। कालीबंगा में 5 स्तर मिले और 5 स्तर को 5 4 3 2 1 पढ़ा जाए, मतलब ये सबसे नया है, ये सबसे पुराना है। कई बार होता है ना कि अपने 1 2 3 4 चलाएं, तो याद रखना ये 5 4 3 2 1 पढ़ना है इसको। तो कालीबंगा से कितने स्तर मिले? 5। याद करो, आहड़, आठ, बार बसी, उजड़ी, याद आया? उसी प्रकार कालीबंगा में 5 स्तर मिले। कालीबंगा सभ्यता प्राक यानी पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा युगीन व उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता है। मतलब हड़प्पा जुड़ ही रहा है कि हड़प्पा से पहले, हड़प्पा वाली और उत्तर हड़प्पा, है ना? 2-3 बातें हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा। फिर कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष 2 जगह से मिले हैं। पूछे कि कालीबंगा से पूर्व की जो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष कहां से मिले? कि जी 2 जगह से मिले। 2 जगह कहां से? एक तो कोट दीजी पाकिस्तान और एक सोंथी बीकानेर। कालीबंगा प्रथम के नाम से बोलते हैं ना जिसको, वो सोंथी बीकानेर। घगर नदी के बाएं तट पर 2 टीले मिले और एक प्रथम में पश्चिमी टीला और द्वितीय है पूर्वी टीला। एक बात तो अपने बोलते कैसे हैं कि 2 टीले मिले, कि सर ये तो बात याद हो गई कि घगर नदी के तट पर बाएं तट पर 2 टीले मिले, लेकिन पहला और दूसरा टीला याद करते हैं ना, तो ये याद नहीं रहता कि पहला पश्चिम था या पहला पूर्व था। तो याद करो कि अपने बोलते क्या है? पूर्व पश्चिम बोलते हैं ना, पूर्व पश्चिम। अब बोलते तो पूर्व पश्चिम है, लेकिन इसको उल्टा लिखना है कि प्रथम में पश्चिम है और द्वितीय में पूर्व है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए कि बोलते हैं ना वो नहीं है, उल्टा है उसका, तो फिर ज्यादा याद रहेगा। तो बताओ, कालीबंगा से 5 स्तर मिले, 5 4 3 2 1 याद हो गया। कालीबंगा सभ्यता प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा। फिर उसके बाद में हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष कहां से मिले? कोट दीजी, सोंथी और घगर नदी के तट पर 2 बाई तट पर 2 टीले, एक प्रथम एक द्वितीय, प्रथम पश्चिमी द्वितीय पूर्वी। पश्चिमी टीला मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटा था लेकिन ऊंचा था, छोटा था लेकिन ऊंचा था। इसके निम्न 2 स्तर, जो लास्ट वाले 2 स्तर में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। इसी प्राक हड़प्पा के ऊपरी सत्रों में हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले, जैसे दुर्ग, गड्डी। देखो एक दुर्ग मिला, दुर्ग कह दो, कभी कभी पेपर में गड्डी पूछ लेगा, कभी कभी वो प्राचीर युक्त किलेबंदी पूछ लेगा। किससे संबंध रखता है? तो आप कह देना कि जी पश्चिमी टीले से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? पश्चिमी टीले से संबंध रखता है। ये याद रख लेना, पहला जो स्तर था उसका संबंध रखेगा। दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार थे, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। उत्तर में अभिजात वर्ग के लिए था, उत्तर में अभिजात वर्ग के लिए और दक्षिण में सामान्य जन हेतु था। एक दुर्ग के अंदर एक चबूतरे पर एक कुआं व 7 अग्नि वेदिकाएं मिली और अग्नि वेदिकाओं की आकृति है ना, वो कुंडनुमा है, आयताकार कुंडनुमा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें याद ना हो। पश्चिमी टीला, यह टीला क्षेत्र में छोटा और ऊंचा सबसे ज्यादा था, क्षेत्र में छोटा था और लेकिन ऊंचा था। 2 स्तरों में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले और इसी प्राक हड़प्पा के ऊपरी स्तर में हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। जैसे इसके अंदर एक दुर्ग मिला या गड्डी मिली, कि जी दुर्ग या गड्डी मिली, उसकी विशेषता बताओ। कि जी उसके 2 द्वार थे, एक उत्तर दिशा में था, एक दक्षिण दिशा में था। उत्तर अभिजात वर्ग के लिए था, दक्षिण वाला सामान्य वर्ग के लिए था। एक चबूतरे पर एक कुआं व 7 अग्निवेदिकाएं और आयताकार कुंडनुमा आकृति की अग्निवेदिकाएं। ये याद रख लेना। एक कुआं, कालीबंगा में अंडाकार कुआं मिला, प्रश्न आया था ये। एक कुआं मिला, अंडाकार कुआं, आयताकार कुंडनुमा अग्निवेदिकाएं, याद रहेगा। एक कुआं और 7 अग्निवेदिकाएं, एक कुआं और एक 7 अग्निवेदिकाएं। द्वितीय यानी पूर्वी टीला विशाल क्षेत्र में फैला था, वो कम क्षेत्र में ऊंचा ज्यादा, ये विशाल क्षेत्र में परंतु कम ऊंचा था।
इसमें धातु काल या हड़प्पा काल के अवशेष मिले। कालीबंगा का देखो, इसकी बात सिर्फ इतनी है कि इसमें धातु काल या हड़प्पा के अवशेष मिले। अब अपनी पूरी कालीबंगा पे चलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था काले रंग की चूड़ियां। यहां से 4 प्रकार की चूड़ियां मिली, जिसमें जैसे मिट्टी, तांबा, कांसा व शंख, और मिट्टी की सबसे ज्यादा चूड़ियां मिली। यहाँ कितने प्रकार की चूड़ियां मिली? 4। अब ये तो सबको याद है ना, कैसे कालीबंगा, कैसे काले रंग की चूड़ियां शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की चूड़ियां मिली, मिट्टी की मिली, कांसे की मिली, तांबे की मिली और शंख की मिली। कालीबंगा से फैब्रिक ए से लेकर एफ तक के 6 प्रकार के मृद भांड मिले। कल को पूछ ले कि कितने प्रकार के मृद भांड मिले, तो आपके दो कालीबंगा से 6 प्रकार के मृद भांड मिले, जिसको 6 भागों में डिवाइड कर रखा था, फैब्रिक ए बी सी डी ई एफ। तो फैब्रिक ए से लेकर एफ तक के मिले। लेकिन जो ए वाला है उसमें ये बात याद रखना, ए में लाल व गुलाबी रंग के मृद भांड व इन पर काले व सफेद रंग से अलंकरण किया गया था। लाल गुलाबी रंग के मृद भांड ए में थे, लाल गुलाबी रंग के। यहाँ पे अपने को सीखने को क्या मिला? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ 4 चूड़ियों के प्रकार मिले, यहाँ मिट्टी की चूड़ी, कांसे की चूड़ी, तांबे की चूड़ी और शंख की चूड़ियां मिली। सबसे ज्यादा मिट्टी की चूड़ियां मिली। कालीबंगा में फैब्रिक ए से लेकर एफ तक यानी 6 प्रकार के मृद भांड मिले, जिसमें जो फैब्रिक ए था उसके अंदर लाल व गुलाबी रंग के मृद भांड। ये जरूर याद रखना। कालीबंगा से विश्व के प्राचीनतम प्रमाण मिले। अब बात आती है कि जी कालीबंगा में विश्व के प्राचीनतम प्रमाण मिले, किससे सिद्ध होता है? कि जी यहाँ पर समकोण दिशा में जुते हुए, समकोण दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। खेत में 2 पाड़े होते थे। आप कहोगे सर ये पाड़े का मतलब क्या हुआ? जिसको अपनी स्थानीय भाषा में खूड बोलते हैं ना, एक कम दूरी का, एक ज्यादा दूरी का। जो कम दूरी का था उसमें चना बोया जाता था और ज्यादा दूरी वाले में सरसों बोई जाती थी। ये लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते थे तथा चना बाजरा सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ। अब समझो कि एक ही शब्द के साथ मैंने ये 2-3 बातें जोड़ दी। समकोण दोहरे जुते हुए खेत मिले। अब दोहरे जुते हुए खेत मिले, जी खेत में 2 प्रकार थे, कम दूरी का था, एक ज्यादा दूरी का था। जो कम दूरी का था पाड़ा उसमें चना बोया जाता था, अधिक वाले में सरसों बोई जाती थी। लेकिन ये गेहूं जौ का प्रयोग भी करते थे और चने बाजरे व सरसों के साक्ष्य मिले। कपास के साक्ष्य मिले। कपास की खेती के विश्व में सबसे पहले अगर साक्ष्य पूछे जाएं तो कहाँ मिले? जी कालीबंगा में मिले। कैसे कालीबंगा, कैसे कपास, कैसे कालीबंगा, कैसे काली रंग की चूड़ियां? कुछ तो याद हो ही रहा है। तो कपास की खेती के साक्ष्य मिले। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा था। भूकंप का प्रमाण यहीं से मिला। कालीबंगा के जो मकान थे ना उनमें दरारें मिली, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर ये भूकंप आया होगा। और ये बताया था बीके थापर ने। किसने बताया था? बीके थापर ने बताया था। तो 3 बातें बता रहा हूं। कपास, सबसे पहले समकोण दोहरे जुते हुए खेत, कम दूरी, अधिक दूरी, चना, सरसों, वो याद हो गया। फिर मैं कहता हूँ कपास, कि जी कपास की खेती के प्रमाण मिले, जिसको यूनानियों ने सिंडन कहा। भूकंप का प्रमाण मिल गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में शल्य चिकित्सा, हाइड्रोस्पोलिस जिसको बोलते हैं, के प्रमाण मिले, जिसके अंदर अपने को पता लगता है कि समाधान प्रणाली में 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी मिली। ये अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में भी पूछ लिया था ये क्वेश्चन कि 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ मिली है ना? तो ये कालीबंगा में मिली थी। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ पर मिले। पशु बलि, बलि प्रथा, पशु बलि या बलि प्रथा के प्रमाण यहाँ मिले। कैसे? कि यहाँ पे 7 सुरक्षित पंक्तिबद्ध आयताकार अग्निकुंड के प्रमाण मिले, हमने अभी बात की थी। उसमें राख का ढेर मिला और पशुओं की हड्डियां मिली, उसमें हरिण और बैल। तो इससे पता लगता है कि ये पशु बलि से संबंधित था। तथा दान का प्रमाण मिला। तंदूर नुमा चूल्हे के प्रमाण मिले यहाँ पर। अब जैसे चूल्हा आएगा तो कहेंगे अच्छा तंदूर नुमा चूल्हा तो अपना ही होगा। नहीं, ये विश्व में सर्वप्रथम ईरान में मिला। तो ये विश्व से जुड़ी हुई कितने भाग हो गए? 7। पहला कि जी दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, है ना? समकोण दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। फिर उसमें कह देना 2 पाड़े, कम दूरी में चना, ज्यादा में सरसों। फिर कपास की खेती के साक्ष्य, जिसे यूनानियों ने सिंडन कह दिया। भूकंप के साक्ष्य, मकानों में दरार आ गई थी, जिससे पता लगता है। फिर इसके बाद में अपने कह दें शल्य चिकित्सा, तो याद रखना बालक की खोपड़ी 6 छेद वाली याद रख लो। और एक इसके अंदर याद रख लेना पशु बलि, बलि प्रथा। और 7 सुरक्षित मतलब चूल्हे, अपने 7 सुरक्षित पंक्तिबद्ध आयताकार अग्निकुंड और तंदूर नुमा चूल्हे के प्रमाण मिले।
मतलब थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो याद रह जाएगा। सेकंड ग्रेड पीटीआई का अपना पूरा कोर्स, अगर आप देखो लाइव बैच लेते हो बात अलग है, रिकॉर्डेड लेते हो तो भी उपलब्ध है। इस समय जो आपके पास टाइम है ना, वो है ऑब्जेक्टिव बुकों को रटने वाला, और टॉपिक वाइज मेरी ऑब्जेक्टिव बुक है मार्केट में, आप रट्टा लगाओ, क्योंकि इस समय आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे वो और अच्छी तैयारी करेगा आपकी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लो टॉपिक वाइज पढ़कर, 10-15-20 दिन में मेहनत करोगे तो हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर अपनी पूरी टीम आपको करवा रही है ये किताब 7700 क्वेश्चन वाली। प्लस आपके लिए नेक्स्ट वीक में ये मान लो कि शनिवार शुक्रवार तक मैं आपके लिए मॉडल पेपर और ले आऊंगा सेकंड ग्रेड। अब देखो कालीबंगा में दाह संस्कार मिला, दाह संस्कार से संबंधित बातें मिली, जैसे कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के अवशेष मिले, जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां प्रतीकात्मक समाधान मिला। कालीबंगा के लोग मुख्यतः सबको दफनाते थे, ठीक है, शवों के सिर उत्तर दिशा व पैर दक्षिण में, शवों के साथ मृद भांड दफनाए जाते थे, क्योंकि आहड़ में तो आभूषण थे, यहाँ मृद भांड थे। यहाँ एक शव के साथ 72 मृद भांड मिले, एक शव के साथ 72 मृद भांड मिले, और कालीबंगा में कब्रें भी मिली, और कालीबंगा में शवाधान के 3 प्रकार मिले, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, है ना। तो ये याद रखनी है ये बातें। दाह संस्कार का एक तो प्रतीकात्मक समाधान याद रखना है, कालीबंगा के लोग सबको दफनाते थे ये याद रखना है, सिर उत्तर दिशा में था, प्रतीकात्मक समाधान, तो सबको दफनाते थे, सिर उत्तर में पैर दक्षिण में थे, शवों के साथ मृद भांड रखे जाते थे, क्योंकि यहाँ पे एक शव के साथ तो 72 मृद भांड मिले, कालीबंगा में कब्रें मिली, और समाधान के 3 प्रकार मिले, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। याद होगी बात ये, वापिस रिपीट कर रहा हूं। दाह संस्कार तो आप फटाफटा बोलोगे कि जी प्रतीकात्मक समाधान मिले, सब लोग सबको मुख्यतः दफनाते थे, सर उत्तर और पैर दक्षिण में था, मृद भांड मिले हैं सबके साथ, 72 मृद भांड तो एक सबके साथ ही मिल गए, कब्रें मिल गई, 3 प्रकार मिल गए, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। कालीबंगा के मकानों में के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जो सूर्य से तप पाई जाती थी। क्या कालीबंगा, क्या काले रंग की चूड़ियां, क्या कब्र मिल गई यहाँ पर, और क्या जी कपास भी, क्या कालीबंगा, क्या कपास भी मिल गई, और कैसे कालीबंगा कैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता था। क्या कहते थे? दीनहीन बस्ती कहा जाता था, और ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा का जो कुआं है, चबूतरा है, स्नानागार है और नाली है, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, और लकड़ी से बनी नालियां भी मिली है। देखो कालीबंगा कच्ची ईंटों के मकान थे, लेकिन यहाँ पर कुआं, चबूतरा, स्नानागार और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नालियों में तो लकड़ी से बनी भी मिली है अपनी, ये भी कह सकते हैं। कालीबंगा के फर्श में लगी अलंकृत ईंटें जो ज्यामितीय आकृति की थी। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटें लगी हुई है, जो किस आकृति की थी? ज्यामितीय। और कालीबंगा की ईंटों का अनुपात 4-2-1, 1-2-4 नहीं था, उल्टा है इसमें सिस्टम, 4-2-1, है ना। पूर्व पश्चिम नहीं था, पहला टीला पश्चिम था और दूसरा पूर्व था। थोड़ा सा बस अंदाजा रखोगे ना तो याद रहेगा। अब आपको ईंट कभी भूलोगे नहीं, कहीं ईंट उल्टी है, सुलटी नहीं है, 1-2-4 नहीं है, 4-2-1 है, 4-2-1 है, अलंकृत ईंटें हैं। तो थोड़ा सा बस अंदाजा रहेगा आपको। दीनहीन बस्ती, कालीबंगा काला का कुआं, है ना, कुआं, चबूतरा, स्नानागार में पक्की ईंटें नाली में, और मकानों में कच्ची ईंटें। कालीबंगा के जो भवन थे, भवनों के जो मुख्य द्वार हैं, वो सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, और सड़कों की चौड़ाई 7.2 और गलियों की 1.8 थी। ऐसे याद रख लो। उधर 7 के साथ 2 है, इधर 8 के साथ 1 है ना, 7.2, 1.8। तो चौड़ाई सड़कों की ज्यादा थी, गलियों की कम थी, लेकिन मकानों के जो मुख्य द्वार थे वो सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। जल निकासी का अभाव मिला है, जल निकासी का इसमें अभाव मिला है। कालीबंगा परकोटे के अंदर एक नगर बसा हुआ था, जो बसावट एक शतरंज पट के समान दिखाई देती है। जो बसावट है वो शतरंज पट के समान दिखाई देती है। तो इसमें ना बस इतनी याद रख लो बात कि मकान की बात चलाएं अपने।
कालीबंगा के जो मकान थे उसके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन काली कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, इस कारण इस कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता था। यहाँ पर कुएँ थे या अपने कह दें चबूतरा, स्नानागार या नालियाँ पक्की ईंटों की बनी थी, नालियों में लकड़ी भी लगी हुई थी। कालीबंगा के फर्श में लगी ईंटें अलंकृत ईंटें थी, ज्यामितीय आकृति की थी और ईंटों का अनुपात 4-2-1 था। फिर हमने कह दिया कि जी जो कालीबंगा के जो मकान थे, भवन थे, उनके जो मुख्य द्वार थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। सड़कों की चौड़ाई 7.2 थी, गलियों की 1.8 थी और जल निकासी का इसमें अभाव मिला है। कालीबंगा में 3 प्रकार की मोहरें मिली। अब इस मोहर का एक मतलब कांसेप्ट ही अलग कर दिया मैंने पूरा का पूरा। समझना, कालीबंगा में कितनी प्रकार की मोहरें मिली? कह जी 3 प्रकार की मोहरें मिली, जो मिट्टी, सेल खड़ी और तांबे की बनी। मिट्टी की ज्यादा मिली है, मिट्टी की बनी और सेल खड़ी और तांबे की बनी मिली है। जैसे चूड़ियां 4 प्रकार मिले, है ना? तो मोहरें 3 प्रकार की मिली। कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले। सींग युक्त मोहर भी मिली और यहां से बेलनाकार मोहर मिली जो मेसोपोटामिया की है। ये सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ व्याघ्र अंकित व महिला कुमार देवी की मोहर भी मिली। मोहर की बात चल रही है कि 3 प्रकार की मोहरें मिली, है ना? कौन सी? क्या मिट्टी, सेलखड़ी और तांबे की। 3 प्रकार की मोहरें मिली। कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले। सींग युक्त मोहर मिली, बेलनाकार मोहर मिली जो मेसोपोटामिया की है और व्याघ्र अंकित तथा महिला कुमार देवी की मोहर मिली। व्याघ्र अंकित और महिला कुमार देवी की मोहर मिली। और कालीबंगा की जो मोहरें थी उसमें लिपि का ज्ञान होता है और लिपि को क्या कहा जाता है? त्रिंध्रव लिपि कहा जाता है। कालीबंगा की लिपि थी वो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आ गया इसके अंदर पूरी। क्या इसमें 3 प्रकार की मोहरें मिली, कुछ मोहरों पर अपने कह दें कि पशु बलि के प्रमाण मिले, सींग युक्त मोहर मिली, बेलनाकार मोहर मिली जो मेसोपोटामिया की थी, यहाँ व्याघ्र अंकित व महिला कुमार देवी की मोहर मिली। यहाँ पर जो मिली मोहर थी उससे लिपि का ज्ञान होता है, लिपि को त्रंध्रव लिपि कहा जाता था। कालीबंगा की लिपि थी वो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर कालीबंगा के प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट व सूअर है। ये पशु याद रख लो, गाय, बैल, गाय भैंस, गाय बैल भैंस, है ना? गाय बैल भैंस, बकरी ऊंट व सूअर। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट व सूअर यहाँ का पालतू जानवर कुत्ता था। क्या कालीबंगा, क्या काले रंग की चूड़ियां, क्या कपास के साक्ष्य, क्या कब्र मिली और कुत्ता भी मिल गया। कैसे? कुत्ता याद रख लो, क्या कपास से याद रख लो। फिर है कालीबंगा में मिली कुछ सामग्री। इसको क्या करना है? ये एकदम से सारा याद नहीं होगा ये वाला, लेकिन यहाँ से प्रश्न सीधा उठता है। तो आप क्या करो, इसको 2 बार 3 बार वैसे ही पढ़ लो, है ना? 2-3 बार पढ़ोगे तो एक अंदाजा काम करेगा कि हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था इसलिए मेरे को याद है। जैसे कि आप ये कहो कि मिट्टी से निर्मित केक मिला, बेल की खंडित मूर्ति, घिया तथा तांबड़े के मणके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी, हड्डियों की बनी सलाइयां, पत्थर के सीलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु, ऊंट की अस्थियां, पूर्ण हाथी दांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण हाथी दांत। गाय मुख आकृति के प्याले, मिट्टी का बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा व पंख फैलाई बगुला मिला। यहाँ पर पंख फैलाई बगुला मिला। कालीबंगा नष्ट कैसे हुई, इसके ऊपर भी अलग अलग विचार है। जैसे भूकंप से नष्ट हुई, बीके थापर ने कहा, बीके थापर ने कहा भूकंप से नष्ट होगी। बात हुई थी ना कि भूकंप से नष्ट हुई। बाढ़ से नष्ट होगी, एस.आर. राव ने कह दिया, बाढ़ से नष्ट होगी। आग से नष्ट हुई, बीवी लाल ने कह दिया, बीवी लाल। बाढ़ से एस.आर. राव, भूकंप से बीके थापर, महामारी से नष्ट हुई, के.वी.आर. कैनेडी ने कह दिया। घग्गर हकरा क्षेत्र की नदी सूखने से नष्ट हुई, डी.पी. अग्रवाल, रफीक मुगल ने कह दिया, डी.पी. अग्रवाल, रफीक मुगल ने कह दिया। कुछ ने कहा कि भूकंप से, कुछ ने कहा बाढ़ से, भूकंप से, बाढ़ से, आग से, महामारी से, नदी के सूखने से। इतने तो याद रख लोगे। भूकंप क्या कैसे नष्ट हुई,
तो आप कह दो जी बाढ़ से नष्ट हो गई, भूकंप से नष्ट हो गई, आग से नष्ट हो गई, महामारी से नष्ट हो गई, घगर या हकरा, क्योंकि पाकिस्तान में घगर को हकरा बोलते हैं, घगर या हकरा क्षेत्र में नदी सूखने से नष्ट हुई। ये कई कारण इन्होंने बता दिए। तो अब इसका फटाफट से अपने रिवीजन करेंगे, और रिवीजन अगर ढंग से कर गए ना तो आपको याद भी रह जाएगा। बिल्कुल। अब अपने इसका वापस से रिवीजन करते हैं। पूरा ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है, इस बात पे विश्वास रखना, जो आप पढ़ रहे हो पेपर उसी से आएगा और आपका 100% सिलेक्शन होगा। पहले वाली सभ्यता भी पढ़नी है। अगर आज भी अच्छे अच्छे कमेंट आए ना तो फिर एक और वीडियो लेकर आऊंगा हिस्ट्री के ऊपर, वो भी क्लास में याद कराने वाला। फटाफट से बोलते हैं, अब फटाफट से आप चलते रहना। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घगर सरस्वती नदी के तट पर कालीबंगा को सिंधु सरस्वती का प्रमुख केंद्र कहते हैं। वीएस वाकणकर ने कालीबंगा व घगर हकरा क्षेत्र में बसे हुए सभ्यता स्थल को सरस्वती दोस्ती नदी घाटी कहा जाए, ये कहा था। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता भारत में तीसरा नगर है। तीसरी राजधानी, तीसरा नगर याद रख लो। एक नगरीय सभ्यता है, आहड़ तो ग्रामीण थी। कालीबंगा टिल्ले के बारे में सबसे पहले, टिल्ले के बारे में एलपी टेस्टोरी ने बताया, खोज अमलानंद घोष ने की थी, और 61 से 69 में बीबीलाल विखे थापा ने उत्खनन कार्य किया था। उत्खनन भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में। कालीबंगा से 5 स्तर मिले, 5 4 3 2 1 याद रखना है, 5 4 3 2 1 मतलब उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, है ना। लिपि है वो भी दाई से बाई, और 5 4 3 2 1 बस ऐसे याद रख लो तो कुछ याद रहेगा। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा, है ना। तो जो हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते वहां पे दुर्ग मिल गया, है ना, मतलब कोट दीजी, सॉरी, इससे मिलते जुलते हुए कहां पे अवशेष मिले तो कोट दीजी और सोंथी में। नदी के बाईं तट पर 2 टीले, आपको पता है पहले में पूर्व नहीं है, पश्चिम है, दूसरे में पूर्वी टीला है। और जो पहला टीला है पश्चिमी, है ना, पहला है ये क्या है, पहला टीला है। जो पहला टीला है ये छोटा लेकिन ऊंचा, दूसरा विस्तार ज्यादा लेकिन कम ऊंचा। इसके निम्न 2 स्तर में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले थे। बस जो पहला है उसमें दुर्ग जोड़ देना। जैसे ही दुर्ग जोड़ोगे तो दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार तो रहेंगे, एक उत्तर में एक दक्षिण में। उत्तर में अगर बात करेंगे तो अभिजात, और दक्षिण में सामान्य वर्ग आ जाएगा। चबूतरे में एक कुआं, 7 अग्निवेदिकाएं, आयताकार कुंडनुमा अग्निवेदिकाएं मिल जाएगी। पूर्वी टीला विशाल फैला हुआ लेकिन कम ऊंचा। धातु काल या हड़प्पा के अवशेष मिले। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, 4 प्रकार की चूड़ियां, मिट्टी, तांबा, कांस्य और शंख। कालीबंगा से फेब्रिक ए से लेकर एफ तक के 6 मृद भांड मिले, और रंग याद रख लेना, लाल व गुलाबी। विश्व के प्राचीनतम, तो विश्व में क्या कहोगे कि समकोण, दोहरे, जुते हुए खेत, 2 पहाड़े, कम में चना, ज्यादा में सरसों और कपास की खेती के साक्ष्य है। भूकंप का प्रमाण यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में शल्य चिकित्सा, वही 6 छेद वाली खोपड़ी, पशु बलि के प्रमाण, 7 सुरक्षित, अपने कह दें कि 7 सुरक्षित पंक्तिबद्ध आयताकार अग्निकुंड, वहीं से पता लगता है कि हड्डियों के मिले यहाँ पर प्रमाण, है ना, धान का प्रमाण मिला, और तंदूर नुमा चूल्हे के प्रमाण जो ईरान से बताते हैं। फिर इसके बाद में कालीबंगा में दाह संस्कार, तो यहाँ पे आपको याद हो चुका है कि जी प्रतीकात्मक समाधान था इसके अंदर। इसके अंदर एक तो प्रतीकात्मक समाधान याद रखना है। यहाँ कालीबंगा के लोग थे वो सबको मुख्य रूप से दफनाते थे। शवों के सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में, शवों के साथ मृद भांड याद रख लो। 72 मृद भांड कब्रें मिली। 3 प्रकार के समाधान था, पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। मकान का कच्ची ईंटों से बनते थे, इस कारण दीनहीन बस्ती के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्नानागार था, यहाँ पर जो चबूतरा था, नाली थी, कुआं था, वो पक्की ईंटों से और लकड़ी से नालियां भी बनी मिली है। फर्श में लगी जो ईंटें हैं वो अंकुरित या ज्यामितीय आकृति की थी। ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। कालीबंगा के भवनों के द्वार अगर पूछा जाए तो मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। सड़कों की चौड़ाई ज्यादा थी, 7.2, गलियां 1.8। कालीबंगा में जल निकासी का अभाव मिला। परकोटे के अंदर एक नगर बसा हुआ था। बसावट एक शतरंज पट के समान थी। 3 प्रकार की मोहरें मिली, याद रखना। कितने प्रकार की मोहरें के? 3 प्रकार की मोहरें मिली थी। कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों में पशु बलि, सींग युक्त, बेलनाकार, मेसोपोटामिया वाली और व्याघ्र अंकित महिला कुमार देवी की मोहर भी मिली। मोहरों से लिपि का ज्ञान होता है। लिपि तंद्रव लिपि है, और लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्लस गाय, बैल, भैंस, बकरी व सुअर
और यहाँ का पालतू जानवर कुत्ता कालीबंगा से मिली प्रमुख सामग्री आपके सामने है ही है। और कैसे नष्ट हुई कि जी भूकंप से नष्ट हो गई, और बाढ़ से नष्ट हो गई, आग से नष्ट हो गई, महामारी से नष्ट हो गई, घगर हकरा क्षेत्र की नदियां सूख गई उसके कारण नष्ट हो गई। तो जो लास्ट में दोहराया उसको भी अगर आप दोहरा लेते हो तो भी आपको याद हो जाएगा। अपना टारगेट है याद करना, और याद कब होगा जब आप खूब सारी मेहनत करोगे। देखो, अगर आपने सेकंड ग्रेड बहुत अच्छे से पेपर देना है, आप पोस्टों को मत देखो कि पोस्टें कम आई ज्यादा आई, है ना। जब संकल्प से यासु गुप्ता केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में पहली रैंक लेके आ सकती है जबकि 35-36 ही पोस्टें थी, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। बात सिर्फ इतनी है कि जो पढ़ाया जाए उसको ढंग से विश्वास के साथ पढ़ लिया करो। पढ़ोगे और विश्वास के साथ, विश्वास इसलिए कहता हूँ कि अगर पढ़ते समय ये विश्वास आ गया ना कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसी से पेपर आएगा, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। कई बार होता है कि पढ़ रहे हैं फिर मन में सोच रहे हैं पता नहीं पेपर आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर पेपर भी नहीं आएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। जीके में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता बुक की। ये बुक 1 अप्रैल से मार्केट में आ जाएगी। सेकंड ग्रेड, देखो मैं तो हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करो। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो इस किताब के माध्यम से। टॉपिक वाइज करने के बाद फिर मॉडल पेपर में प्रैक्टिस कर लेना। मॉडल पेपर में इसमें तो टॉपिक वाइज हो गया। एक-एक टॉपिक जैसे जो आपको अच्छा लगे वो टॉपिक आप सारे पढ़ लो टोटल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देख लो। फिर मॉडल पेपर आए तो मॉडल पेपर में मेरे अलग से क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे, लेवल के क्वेश्चन होंगे। फिर उसको करके देखो, तो फिर कहीं न कहीं आपको लगेगा कि अब तो फाइनल पेपर में कोई टेंशन नहीं है। और ये अपना कोर्स सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन लो तो भी मोस्ट वेलकम है, रिकॉर्डेड लो तो भी, तो संकल्प कोचिंग एप्लीकेशन पर है। क्लास कैसी लगी अच्छे-अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ठोक देना। पहली बार कोई चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।